और एक राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर। उन दोनों ही साक्षात्कार के अनुभव, उनके बारे में, और कुछ सामान्य जो बदलाव आए हैं साक्षात्कार के संबंध में, उन सब के बारे में अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले देखिए, साक्षात्कार किसी भी परीक्षा का वो पड़ाव है, या तो वह बहुत आसान है या बहुत सरल है। किसी भी परीक्षा का वह पड़ाव है जो बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। यदि साक्षात्कार के संबंध में आपके फोबिया है, या आपने रिटन एग्जाम की तैयारी के वक्त प्रामाणिक पुस्तकों से पढ़ाई नहीं की हो, उस संबंध में भी कई बार हम कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, उन सब चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट, मुझे जो टॉपिक्स पे बोलना है, जिनके ऊपर मुझे मौका मिला है, मैं उनके संबंध में आता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार में एक टॉपिक आपको वहाँ बोर्ड के समक्ष पढ़ाना होता है। तो उस बोर्ड के समक्ष जो आप टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, उसके संबंध में देखिए, आमतौर पे जब परंपरागत तरीके से या पहले जो साक्षात्कार होते थे, उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को मौका दिया जाता था अपने पसंद का टॉपिक पढ़ाने के लिए। लेकिन चूंकि अभी जो नया बदलाव आया है, वो ये है कि अधिकांश विद्यार्थियों को बोर्ड स्वयं टॉपिक दे रहा है पढ़ाने के लिए। आप खुद अपनी पसंद का टॉपिक पढ़ाते थे और अधिकांश विद्यार्थियों को ये मौका मिलता था। लेकिन अब इस चीजें थोड़ी बदली हैं। अब आपको साक्षात्कार के लिए टॉपिक जो है वो बोर्ड देगा, अब उसको आपको प्रेजेंट करना होगा बोर्ड के समक्ष। तो उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि टॉपिक कैसे चयन करें और टॉपिक को बोर्ड के समक्ष कैसे प्रेजेंट करें। तो देखिए, टॉपिक चयन करते वक्त ये चीज ध्यान रखिए कि टॉपिक विषय के उस भाग से हो जहां, जिस भाग में आपकी अच्छी पकड़ हो, जो आपकी रुचि का भाग हो। सबसे पहले तो यही हो कि टॉपिक वहां से चयन करने का प्रयास करें। और टॉपिक जो हो वो, कई बार हम जो सामान्यतः गलती करते हैं, पढ़ाने के लिए जो टॉपिक लेते हैं उसमें ये होता है, हमें लगता है कि हम बहुत जटिल टॉपिक लेंगे, उसको वहां प्रेजेंट करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या अपने आपके फेवर में जाएगा साक्षात्कार। जबकि ऐसा नहीं है। आपका टॉपिक आसान हो सकता है, अवधारणात्मक हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो महत्वपूर्ण चीज प्रभावित होती है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं, वो इस बात से होती है कि आपने जो टॉपिक लिया है वो बोर्ड के समक्ष आपने किस ढंग से पढ़ाया है। और आमतौर पे ये हमने देखा है, बहुत से पूर्व साथियों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, कि वो बहुत कठिन टॉपिक का चयन करते हैं, और संभावना ये होती है कि वहां जाके वो खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। कठिन टॉपिक चयन करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण जो एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, कि बोर्ड में 3 मेंबर होते हैं। 2 आपके विषय के एक्सपर्ट हैं, वो तो आप चाहे कितना ही जटिल विषय का, कितना ही गहन और जटिल टॉपिक लीजिए, वो उससे जुड़ पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। लेकिन जो चेयरपर्सन है, जो बोर्ड को लीड कर रहा होता है, सामान्यतः वो, आप जो बहुत जटिल टॉपिक लेंगे तो उससे जुड़ नहीं पाएगा। और ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि हम, जब हम अध्ययन करवा रहे हो, अध्यापन करवा रहे हो, तो तीनों लोग आपसे जुड़ पाए, इस तरीके का टॉपिक होना चाहिए। समसामयिक टॉपिक होना चाहिए कि तीनों लोग रुचिकर ढंग से आपसे जुड़ पाए। इसलिए टॉपिक चयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वही टॉपिक चयन करें उसी भाग से, विषय के जिस भाग में आपकी रुचि बन पाई हो, आपकी अच्छी पकड़ हो। और टॉपिक ज्यादा कठिन या जटिल टॉपिक लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान टॉपिक भी ले सकते हो, केवल उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है। इसके अलावा देखिए, एक और जो महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखने की है साक्षात्कार के संबंध में, साक्षात्कार के संबंध में अफवाहों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। अभी आप भी, जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल हुआ होगा, बहुत से ऐसे, आप ऐसे ग्रुप से जुड़ रहे होंगे जो इस संबंध में बताएंगे कि किसके कितने नंबर मार्क्स आ रहे हैं। और इस प्रकार की अफवाहें होती हैं, दरअसल देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने की चालें होती हैं। इनसे भी आपको बचने की आवश्यकता है। आज के समय में, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में, बहुत से अभ्यर्थी आपको बताएंगे कि मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूं जिनके कम से कम
इस जो रिटर्न की कट ऑफ गई है उससे 40 नंबर ऊपर है। तमाम प्रकार की अफवाहें होंगी। इससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके नंबर तो बहुत कम है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे बहुत अलग है। आपको उन तमाम अफवाहों से दूर होना है। इसलिए, और दूसरी जो बड़ी बात है, जब भी आपका साक्षात्कार हो और साक्षात्कार देने जाएं, तो वहां आरपीएससी में प्रवेश करने के साथ ही इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वहां भी इस तरीके की चर्चाएं होंगी। लिखित एग्जाम के संबंध में चर्चाएं होंगी कि रिटन एग्जाम में आपका क्या स्कोर है, कितने लोगों को आप जानते हो, आपके क्षेत्र के कितने लोग हैं। तो वहां भी देखिए, दरअसल यही साइकोलॉजिकल गेम खेला जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को आरपीएससी बोर्ड में प्रवेश करने के साथ ही अपने आप को शांत रखिए। सामान्य पहलुओं पे आप चर्चा कर सकते हो। रिटन एग्जाम में किसके कितने मार्क्स रहे, कितनी बार, पिछली बार कितनी कट ऑफ रही, इन तमाम चीजों से वहां अपने आप को बचाइए। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जब आप साक्षात बोर्ड का सामना करते हो और कई बार क्या होता है, आपको लगातार 2 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, बोर्ड ने आपसे सवाल किया और शुरू में ही ऐसा हो जाएगा कि आपको लगातार 5 से 6 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं। जिस पर्सन का आपको आंसर आ रहा है उसको आप कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हो, इस बात का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अगर ऐसा हो कि आपको लगातार 2-4 क्वेश्चंस के जवाब नहीं आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप साक्षात्कार की इस दौड़ से बाहर हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस चीज की आपकी अच्छी पकड़ है, उस फील्ड से भी क्वेश्चन आएंगे। आप वेट कीजिए, धैर्य रखिए उससे पहले। और जब आप क्वेश्चन बताएं, कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि क्वेश्चन बताने में आपको लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो बोर्ड के समक्ष आप एटिकेट्स के साथ आप मना कर सकते हो, शिष्टाचार के साथ मना कर सकते हो कि आपको इस फला प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन मना करने का भी एक शिष्टाचार होता है। आमतौर पे हम जो देखते हैं, ये बहुत आमतौर पे सभी अभ्यर्थियों के साथ हुआ होगा, ये गलती होती है कि हम जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा होता है, हम डायरेक्ट उसके लिए केवल सॉरी शब्द यूज करते हैं। और हर बार अगर आपको 2 नहीं 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप लगातार सॉरी शब्द का यूज करते जा रहे हो। देखिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है, आप शिष्टाचार के साथ मना कर सकते हो। लेकिन मना करने का भी एक शिष्टाचार होता है, उसके भी एटिकेट्स होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कह सकते हो, सर मैंने पढ़ा था लेकिन मैं फिलहाल ठीक तरीके से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप कह सकते हो कि माफी चाहता हूँ सर, फिलहाल मैं इसके बारे में ठीक से नहीं सोच पा रहा हूँ। बहुत से तरीके हैं। बार बार आप लगातार सॉरी बोलते चले जाएंगे एक ही ढंग से, तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। साक्षात अगले लोगों को भी, उनके ईगो को भी हर्ट करेगा, एक ही तरीके से आप उनको सॉरी बोलते जा रहे हो। एक जो दूसरी गलती होती है कुछ अभ्यर्थियों के साथ, वो गलती होती है, उनको लगता है कि उन्हें हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ना तो बोर्ड में बैठे हुए मेंबर्स आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उनके हर सवाल का जवाब देंगे, और ना ही आप दे पाएंगे। ये भी स्वाभाविक सी बात है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके जवाब आपको नहीं आएंगे, और उनके लिए आप निश्चित रूप से आप माफी मांगिए शिष्टाचार के साथ। और बहुत बार तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी साक्षात्कार का सॉरी बोलना साक्षात्कार का एक अभिन्न भाग है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप सोचिए कि यदि आपको किसी 8th या 10th क्लास के किसी बच्चे से कुछ सवाल करने हो, और आपने उनसे क्वेश्चन किए और उस बच्चे ने लगातार आपके सभी सवालों के जवाब देते उन्होंने दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में आपके जो सवालों, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनकी वो और भी ज्यादा डेप्थ से पूछते चले जाओगे। और ऐसा ही क्योंकि आपका भी ईगो हर्ट होता है। हम सब एक मानव होने के नाते जब आपको सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से गहराई में चले जाते हो। इसलिए साक्षात्कार में भी कुछ ऐसी चीजें हैं या जिसके बारे में आप उत्तर देने के संबंध में सहज नहीं है, तो उन चीजों के लिए आप शिष्टाचार के साथ माफी मांगे।
ताकि आपका साक्षात्कार संतुलित रहे। हर क्वेश्चन का जवाब देने के प्रयास में 2 गलतियां होंगी। पहली गलती होगी कि हर क्वेश्चन के जवाब में जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं वो फिर उस विषय के बहुत डेप्थ में जाके आपसे क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे, और फिर संभावना ये बनती है कि वहां शायद आप उलझ जाएं। और दूसरा ये, एक मानव होने के नाते उनका भी ईगो हर्ट होता है कि आप उन्होंने 8 सवाल पूछे, आपने सभी के जवाब दे दिए। ठीक है, आपको आ रहा हो तो जवाब दीजिए, लेकिन आप जिस क्वेश्चन में असहज हैं उससे बचने का प्रयास कीजिए, शिष्टाचार के साथ उससे बच निकलिए। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावा देखिए, साक्षात्कार के संबंध में न्यूज़पेपर को आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और न्यूज़पेपर का 360 डिग्री से विश्लेषण करना शुरू कीजिए, क्योंकि साक्षात्कार में जो बोर्ड मेंबर्स हो या अन्य सदस्य होते हैं, न्यूज़पेपर से निश्चित, चाहे वो किसी भी विषय का साक्षात्कार हो, न्यूज़पेपर से आपसे जरूर जरूर सवाल होंगे। इसलिए न्यूज़पेपर को आपको अब जो है उसके पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। अब आपको न्यूज़पेपर 360 डिग्री एंगल से पढ़ना होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस जगह से या हाल फिलहाल के कौन से मुद्दे के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और देखिए, साक्षात्कार के संबंध में एक और जो है, आप अपने एक पसंदीदा विचारक, 1 या 2 विचारक को जरूर तैयार करें। कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है, आपको मौका मिलेगा, वो पूछ सकते हैं कि आपका समाज शास्त्र में कौन सा विचारक आपका पसंदीदा है। तो निश्चित रूप से आपको उस समय जवाब देना है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने गहन अध्ययन किया है, तो कोई एक तो ऐसा विचारक होगा जिसमें आपकी रुचि बन पाई होगी। तो वहां से फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके निश्चित रूप से जवाब होने चाहिए। एक विचारक की सभी अवधारणाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें जो आपका पसंदीदा है। सामान्यतः ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, साक्षात्कार में अभी भी बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया उससे भी पता चलता है, और ये सामान्य सी बात है कि बहुत से जो अभ्यर्थी वो पूर्व में कहीं ना कहीं किसी सरकारी जॉब में कार्यरत हैं। इसलिए आप जिस विभाग में कार्यरत हैं उस विभाग से संबंधित तमाम योजनाओं को, कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और अपने विभाग से आप संतुष्ट थे या नहीं हो, इस तरीके के हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उनका भी एक आइडियल आंसर आप तैयार करके ले जाएं, क्योंकि इनका सामना करना पड़ सकता है। ये सामान्यतः देखा जाता है। अभी कुछ अभ्यर्थियों से बात हो रही थी, राजनीति विज्ञान विषय के थे, जिन्होंने हाल फिलहाल में साक्षात्कार देके आए हैं। तो उसमें देखिए, पूर्व विभाग के बारे में उनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन कह रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि क्या आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ जाके रुकेगी, यानी कि आप कहाँ रुकोगे, आप संतुष्ट नहीं है वर्तमान जिस पद पे हो, वहां कार्यरत हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम एक अलग सेशन रखेंगे। ये हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस हैं इनका भी एक संतुलित आपके पास उत्तर होना चाहिए। कई बार आप इन सामान्य से सवालों में उलझ जाते हैं और आपका जो साक्षात्कार बोर्ड का जब सामना करते हो तो आप डिमोटिवेट फील करते हो। अगर फर्स्ट में ही आपने किसी बोर्ड मेंबर ने ऐसा सवाल कर लिया कि आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ जाके रुकेगी, तो इन प्रकार के क्वेश्चंस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, साक्षात्कार में मैंने जो देखा और मेरे कुछ साथी अभ्यर्थियों से बातचीत हो रही थी, इस बार क्या हो रहा है, हमेशा होता है शायद मेरे ख्याल से, कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड मेंबर है वो आपको साक्षात्कार के दौरान ही आपके किसी जवाब से असंतुष्ट होकर कह सकते हैं कि आपका ये गलत जवाब है या आप ठीक तरीके से नहीं बता पा रहे हो। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी है। ये भी एक साक्षात्कार का भाग है। हो सकता है इससे आपके धैर्य का पता लगाया जा रहा हो कि ये अपनी बात के प्रति कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आपको वहां ये कहा जा रहा है कि आप जो जवाब दे रहे हो वो गलत है, तो भी आपको, ठीक है, आप अपनी गलती को दुरुस्त करने का प्रयास करें, या फिर आप उनसे माफी मांग सकते हो कि मुझे जहां तक पता है इसका आंसर ये है और बाकी गलत हो सकता हूं मैं मेरी तरफ से। आपको डिमोटिवेट होने की उसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए, ये सामान्य सी कुछ बातें हैं जो हमें साक्षात्कार के दौरान शायद ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जब भी नेक्स्ट सेशन में मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी बात को रखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी। अच्छा, जो भी अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, अगर कोई क्वेरीज हो इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप
क्वेश्चन पुट अप करें प्लीज। कोई भी किसी का अनुभव रहा है, साक्षात्कार दिया है या देने वाले हैं आप, तो कोई आपके ऐसा कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें तो पूछें। कोई नहीं? नमिता जी, आप कुछ पूछेंगे? कोई नहीं? चलो, थैंक यू वेरी मच सर। सर अनम्यूट अब हो सका। हाँ, पूछिए। सॉरी, अनम्यूट नहीं हो सका। घनश्याम जी सर, अ, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। अभी जो सर थैंक आपने यू मैम। जवाब, अभी जो आपने बात कही कि आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ जाकर रुकेगी, इसका क्या जवाब इसी प्रश्न पे? देखिए इस तरीके के, जी, आप इसको सकारात्मक ढंग से रख सकते हो इस बात को, कि मानव जी होने के नाते और मुझे इस तरीके का मौका मिला है, और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वो अपने फील्ड में और या सर्वश्रेष्ठता को हासिल करे। ये सभी की महत्वाकांक्षा नहीं है, ये दरअसल एक सकारात्मक पॉइंट है मानव जीवन का। हर कोई जी। चाहता है कि वो एक अच्छे स्तर पे, और जहां जो उसकी रुचि का स्तर है या मुकाम है वहां तक पहुंचना हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है। तो ये निश्चित रूप से नकारात्मक नहीं है, हर व्यक्ति की चाह होती है और ऐसा करना चाहिए। क्या इसी में उनका वापस काउंटर क्वेश्चन ये बनता है वैसे तो, कि जी इसका मतलब ये था कि आप अभी जिस जॉब में हो, वो आपने ऐसे उस जॉब में आप ऐसे ही आप चले गए, उसके साथ आपने जस्टिफाई नहीं किया। जी। हाँ, इस तरीके के, देखिए आपने ठीक कहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी रखे जा रहे हैं। अभी कुछ साथी हैं, जैसे मेरे एक साथी हैं जो अभी स्कूल एजुकेशन में थे, और वो अभी साक्षात्कार दे के आए हैं। तो सेम उनसे ईयर। ऐसा ही कहा गया कि आपने, इसका मतलब आपने वर्तमान जॉब के साथ जस्टिफाई नहीं किया है। आप किस तरीके से आपने तैयारी की होगी, या तो आपने बच्चों के समय को अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, इस तरीके के उनसे काउंटर सवाल किए गए हैं। जी। लेकिन निश्चित रूप से इनके भी हमारे पास आइडियल आंसर हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मेरे पास बच्चों की अध्ययन अध्यापन के बाद में भी बहुत समय बचा, और उसने मैं निश्चित रूप से अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली चीजों के रूप में अपने आप को तैयार करता रहा उस समय के दौरान। ऐसा नहीं कि मैंने उन बच्चों के समय को कटौती की है, मुझे उस समय के अलावा भी बहुत समय मिला है, जो मैंने अन्य गतिविधियों में उसको वेस्ट करने की बजाय मैंने उसको अपने आप पे इन्वेस्ट किया, अपनी बेहतरी के लिए इन्वेस्ट किया। ये पॉइंट कह सकते हैं कि मैंने स्कूल आवर्स के अलावा जो भी टाइम ऐसा। था, उसमें खुद का इन्वेस्टमेंट, खुद के लिए हम मैंने काम किया, और इस वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू तो सो मच। अब हमारे बीच में गुड जुड़ इवनिंग चुके सर। हैं बहुत ही अनुभवी और विद्वान साथी, डॉक्टर अशोक सिंह जी। बोलिए। डॉक्टर अशोक सिंह जी इतिहास विभाग से हैं, और अशोक सिंह जी और घनश्याम जी ने मिलकर के और राज्य स्तर का जो कार्यशाला आयोजित की थी, उससे बहुत लाभ मिला, और बहुत ही वरिष्ठ विद्वान और इस कार्यशाला के जो की पर्सन रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह जी का अनुभव हम सुनेंगे। उसके बाद में आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं अ, आदरणीय अशोक सिंह जी को। सर प्लीज अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार जगराम जी, हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है? नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जगराम जी? यस सर, आ रही, आवाज आ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और सभी का अंतिम रूप से चयन होगा, ऐसी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अभी मैंने घनश्याम जी की बात भी सुनी और दो तीन प्रतिभागियों के अनुभव भी सुने। तो मेरे मुझे जो विषय दिया गया है आज के इस सेशन में, उसी पर अपन डायरेक्ट चर्चा करते हैं।
सबसे मुख्य जो बात है, जो आपका इंटरव्यू है ना, वो आपकी बायोडाटा से निर्धारित होता है। अब अगर आपका बायोडाटा सही है, आपने उस पर अच्छे से काम किया है और उस पर मेहनत की है, तो आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब यही है कि मुझे इंटरव्यू संचालित करना है, सामने वाला जो है वो मुझसे क्या पूछेगा ये आप पर निर्भर करेगा। और इसको तय करने के लिए आपको अपने बायोडाटा के साथ साथ आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। उसमें सबसे पहले जब हम बायोडाटा की बात करते हैं, तो सामान्य, आप जैसे अभी जगराम जी ने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो हमें हमारे परिचय देने में भी कौन सी चीज को शामिल करना है और कौन सी चीज को शामिल नहीं करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसलिए जब आपका बायोडाटा तैयार हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से ही शुरू करें। जब आपने अपना नाम देखा, तो उस नाम में भी बहुत सारी चीजें छुपी हो सकती हैं। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट है, ये हो सकता है पॉलिटिकली कोई वो आपका नाम बहुत फेमस हो सकता है वो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत फेमस हो, तो वहां से भी उनका नाम, आपके नाम से भी वो क्लिक कर सकते हैं और वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो सकता है। उसके बाद आपका जो नाम है उसके साथ ही आपका बर्थ प्लेस जुड़ा होता है। तो बर्थ प्लेस के आसपास की, यानी कि आपके जीवन में स्थान के मामले में दो तीन स्थान हो सकते हैं। एक जहां आपका जन्म हुआ, दूसरा जहां आपकी एजुकेशन हुई, और तीसरा जहां आजकल आप नौकरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो वर्तमान में किसी ना किसी पद पर कार्यरत हैं, तो तीसरा ऐसा होता है जहां वो जॉब कर रहे हैं। तो अब तीनों ही अगर हमारे बायोडाटा में शो हो रहे हैं, तो हमें तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी कौन सी होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमें सामान्य जानकारी तो सारी की, हिस्ट्री की भी होनी चाहिए, उसके इतिहास की भी होनी चाहिए, उसके राजनीति विज्ञान या उसकी राजनीति के संदर्भ में भी होनी चाहिए, और उसके, चूंकि हम सोशोलॉजी का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो हमें उसके समाज कल्चर की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सांसद है, कौन एमएलए है, कौन उस क्षेत्र में पहले कोई बहुत बड़ा जन प्रतिनिधि रहा हो, या किसी पार्टी का अध्यक्ष वगैरह, या कोई बहुत बड़े पद पर रहा हो, या कोई वेल नोन अगर पर्सनैलिटी है उस क्षेत्र की, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जब हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में भी उस क्षेत्र का कोई ना कोई योगदान रहता है, तो वो भी हमें देख के जाना चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि हाँ, हम एक जागरूक व्यक्ति हैं, एक जागरूक विद्यार्थी हैं, और जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होती है। हमने केवल जीके में पढ़ाई नहीं, उसको महसूस भी किया है। ये चीजें होनी चाहिए तो हिस्ट्री के संदर्भ में। और सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए कल्चर आर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर और आर्ट के संदर्भ में तो हमें बहुत अच्छे से देखना है उस क्षेत्र का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उस क्षेत्र में सोशल स्ट्रक्चर की वजह से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या फ्यूचर में होना चाहिए, सुधार क्या हो सकते हैं, कमियां क्या हो सकती हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। कैसे करने हैं उनकी भी अब हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी हम कैसे करें। तो ये आपके क्षेत्र के संदर्भ में बायोडाटा से, पहला आपका नाम हो गया, दूसरा आपका क्षेत्र हो गया, तीसरा हम आते हैं एजुकेशन के संदर्भ में। क्योंकि एजुकेशन जब हम डिटेल डालते हैं, तो एजुकेशन में सामान्यतः उनके पास जाती है कि या तो आपका, कई प्रतिभागियों के साथ होता है कि रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसी के गैप आ गया है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न उठते हैं कि अच्छा, तो आप तो बड़ा लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी परसेंटेज गिरती जा रही है। अच्छा, आपकी परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको बीच में कहीं एजुकेशन का गैप आ गया, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब एक सकारात्मक तरीके से देने की आवश्यकता है। और इन प्रश्नों का जवाब होता है, जैसे सबसे बड़ी समस्या किसके साथ है कि जिसकी परसेंटेज या जिसका रिजल्ट निरंतर कम होता जाता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ समस्या है। तो वो उनके पास ये है कि उनके सामने एक प्रश्न उठता है कि ये क्या हुआ, तो उस समय हमें एक चीज बतानी पड़ेगी कि उस समय की परिस्थितियां अलग थी, बाद में मेरे समय सामने जो परिस्थितियां आई और जो माहौल रहा वो मेरे अनुकूल नहीं था, इसलिए मैं अध्ययन को कम ध्यान दे पाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा माहौल अनुकूल अनुकूल हुआ, सकारात्मक हुआ, मैंने पुनः अपने अध्ययन और अध्यापन को मुख्य धारा में शामिल किया और मैंने प्रयास किया, और उस प्रयास का ही परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष साक्षात्कार दे रहा हूँ, यानी कि सकारात्मक। दूसरा, जब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही आएगा कि उसमें हमेशा हमें यही कहना है कि मैं योग्य था,
लेकिन समय और परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहने के कारण मैं समय नहीं दे पाया बस, और वो कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें सकारात्मक, और मैं अब जब समय दे रहा हूं तो उसका परिणाम बेहतर आ रहा है, और भविष्य में भी जब मैं समय दूंगा या मेहनत करूंगा तो उसका परिणाम हमेशा बेहतर आएगा। ऐसी सकारात्मकता हमें हमारे उत्तरों में दिखाई देनी चाहिए और उनको शो करनी चाहिए। अब उसके बाद जब ये परसेंटेज वाली बात आ जाती है तो उसके बाद एक आता है गैप वाला। तो गैप के संदर्भ में भी यही बात है, या तो किसी का कोई जेन्युइन कारण होता है, और अगर जेन्युइन कारण ऐसा है जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, तब तो आप जेन्युइन कारण को शो करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जेन्युइन कारण ऐसा नहीं है कि हम उसे डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं, केवल और केवल एक ही रास्ता है कि सब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण मुझे ये गैप लेना पड़ गया, बस इतना सा। अब वो अनुकूल परिस्थितियां क्या थी कि साहब मेरी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी, उसके संदर्भ में वो एक निजी कारण हो गया। और जब निजी कारण हो जाता है तो फिर उनको भी कोई ऐसा स्कोप नहीं होता और कोई क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका नहीं होता है कि वो निजी कारणों पर क्रॉस क्वेश्चन करे। तो इसलिए हमें गैप के संदर्भ में भी इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। उसके बाद फिर बात आती है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी। तो अब सामान्यतः ज्यादातर लोग तो क्या होते हैं, टीचिंग जॉब से ही रिलेट करते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर अदर फील्ड का व्यक्ति है तो उनसे ये प्रश्न उठना, अभी जैसे घनश्याम जी से आपकी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बताया भी था कि इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि आप वो नौकरी छोड़ के आ रहे हो और अब इस नौकरी में आ रहे हो। तो दो तरह के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि आप इसका मतलब उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरा कि आप महत्वाकांक्षी हैं। तो दोनों ही चीजों का सकारात्मक जवाब, सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल मेरा लक्ष्य प्रारंभ से एक ही यही लक्ष्य था। मैंने शुरुआत में अपने माइंड में अपना एक लक्ष्य तय किया और लक्ष्य तय किया था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और इसलिए मैं हमेशा इसके लिए प्रयासरत था या थी। लेकिन चूंकि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं उसमें पहले करियर की आवश्यकता होती है, उसमें हमें सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। इसलिए सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए मैंने उपयुक्त जॉब प्राप्त कर ली, और वो बहुत आवश्यक थी मेरे लिए, इसलिए मैंने वो जॉब प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे ही मुझे सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्राप्त हुई वैसे ही मेरे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो गए, और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया, और मैं अब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हूं। तो उसमें दोनों चीजें हैं कि मैंने लक्ष्य पहले से ही तय कर रखा था, मुझे यहां आना ही है, और दूसरा कि पहले मैंने नौकरी क्यों प्राप्त की, तो उसका कारण है कि सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की डिमांड, और वो प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। और दूसरी बात कि जब महत्वाकांक्षा जैसा कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन वो करे तो उसका सीधा सा जवाब है कि मनुष्य महत्वाकांक्षी है तभी विकास संभव है। अगर मनुष्य महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो विकास और नयापन बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अति महत्वाकांक्षी होना गलत है, तो अति हर चीज की ही गलत है। तो मैं महत्वाकांक्षी हूं, और मैं चाहता हूं कि जीवन भर मैं महत्वाकांक्षी बना रहूं ताकि मैं नई नई चीजें करता रहूं, केवल नौकरी प्राप्त करने के मामले में नहीं। जब मैं कल को विद्यार्थियों को पढ़ाऊं तो उस समय भी मेरे अंदर महत्वाकांक्षा जागृत रहे कि मुझे किस तरह से अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट करना है, क्या मैं नया कर सकता हूं। जैसे अभी जगराम जी ये इंटरव्यू सेशन रख रहे हैं, ये भी एक महत्वाकांक्षा का पार्ट है। तो महत्वाकांक्षा भी एक रूप से सकारात्मक है, और उसे हम सकारात्मक रूप से ही उनके सामने प्रस्तुत करें। तो ये आपके नौकरी के संदर्भ में हो गया। अभी नौकरी के संदर्भ में ही जब आप पूर्व जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट की आपको जानकारी नहीं है तो ये भी बड़ी समस्या है। तो उस डिपार्टमेंट की जानकारी के साथ साथ उस डिपार्टमेंट में दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक, उस डिपार्टमेंट में क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है। तो हमेशा समस्या और समाधान की जब बात करते हैं तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमें जब कोई कहता है कि समस्याएं बताओ, तो हम समस्याएं ऐसे धड़ल्ले से गिनाने लग जाते हैं कि फटाफट फटाफट समस्याएं गिना देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि समस्याएं नीतिगत कम होती हैं, क्रियान्वयन की ज्यादा होती है। और क्रियान्वयन का तो हम स्वयं भी पार्ट होते हैं। हम जब स्वयं पार्ट हैं तो फिर आपसे अगला प्रश्न ये हो जाएगा, अच्छा आपने क्या किया फिर। तो वो चीजें फिर बाद में फंसाती हैं। तो समस्याएं जब भी आपके पूरे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ठीक है, उसमें एक दो समस्याएं आप बताओ, और उसमें बहुत ज्यादा समस्याओं में जाने के बजाय कि ठीक है सर हो रहा है, अच्छा हो रहा है और बेहतर होगा, इस तरह की चीजें आप करके और उससे निकलने का प्रयास करो।
दूसरा, जब सुझाव की बात आए तो सुझाव हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, हमेशा आगे की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। और समस्याओं के संदर्भ में भी एक बात है, कभी भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी है। किसी भी सरकार कोई भी हो, सरकार, चूंकि उसका कारण भी है कि जब सरकार पॉलिसी बनाने बैठती है तो वहां पर बहुत सारे योग्य लोग, आईएएस वगैरह जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों को बैठाकर एक टीम बनाकर कोई नीति तैयार की जाती है। तो नीति जब तैयार की जाती है तो उसमें सभी पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया जाता है। लेकिन हो सकता है उसके क्रियान्वयन के समय वो नीति कोलैप्स कर जाए या कमजोर पड़ जाए या उसमें कुछ कमियां होंगी। तो वो जो कमियां होंगी या वो जो नीतियों में जो कुछ खामियां हो जाएंगी, वो भविष्य के साथ सुधरती जाएंगी, और सुधरती जाएंगी तो नीति में सुधार भी हो जाएगा और वो नीति सही काम भी करेगी। इसलिए सरकार की पॉलिसी की पूर्णतः कभी मतलब कि, खारिज नहीं करनी चाहिए। आप उसमें कुछ, हाँ ठीक है ये कम है, लेकिन अगर सर ये कमी इसको इस तरह से सही कर दिया जाए, जब आप कमी बता रहे हैं तो आपके पास उसका सुझाव भी होना चाहिए। केवल कमी नहीं बतानी है, कमी के साथ साथ सुझाव भी बताना है, और सुझाव हमेशा सकारात्मक और आगे की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। तो ये आपके पूर्व कार्य क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न है। इसके साथ साथ जब आप बायोडाटा देखते हो तो बहुत बार देखा गया, हमने यहाँ जब साक्षात्कार का आयोजन भी करवाया तब भी देखा कि विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि 11th-12th में कौन सी पुस्तक चलती थी या चलती है। विद्यार्थियों को ये नहीं जानकारी है कि ग्रेजुएशन में कौन सी पुस्तक चलती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये तो बहुत इरिटेटिंग होती हैं। तो ये चीजें हमें पहले से ही तैयार कर लेनी है कि हमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और कौन कौन सा सिलेबस में क्या कौन कौन सी पुस्तक चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपके इस विषय के जितने भी पार्ट हैं, उन विषय के पार्ट के संदर्भ में कुछ टेक्स्ट बुक के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। और भले ही पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन नॉलेज तो हमें है ही, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर देखा है तो आप उस टेक्स्ट की बुक के बारे में बता भी सकते हैं। तो ये आपके बायोडाटा का एजुकेशन वाला पार्ट हो गया। दूसरा जॉब वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि बायोडाटा के संदर्भ में ही आपके पीएचडी या एमफिल की बात आती है कि आप बायोडाटा में पीएचडी, एमफिल, और विशेष तौर पर अगर बात की जाए कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी फ्रेश इंटरव्यू देंगे तो वो उसमें न्यूनतम चीजें शो करें। लेकिन पीएचडी और एमफिल के संदर्भ में मेरा ये मानना है कि अगर आपने पीएचडी और एमफिल की है तो आपको वो शो करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके इंटरव्यू की पूरी दिशा ही निर्धारित हो जाती है। और जब आपको पता चल जाए कि मेरा इंटरव्यू इस दिशा में चलने वाला है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब समस्या कहाँ आती है कि पीएचडी और एमफिल की जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उस पर अगर हमारी पकड़ कमजोर है तो हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है, और अच्छे से पकड़ करके और उस पर जो पूरी जानकारी जुटाकर उस पर जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, उस पर जितने भी सवाल हो सकते हैं, वो सवाल तैयार करने का प्रयास करना चाहिए, और उससे आपको लाभ होगा। तो ये आपको एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में कि आपको शो करनी है या नहीं करनी है, सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थी तो पहले ही कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी पीएचडी अभी कंप्लीट हुई होगी एग्जाम आवेदन करने से और एग्जाम पास होने के दौरान, तो उनके सामने ये प्रश्न आता है। तो अगर आपका विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है, आपका जो टॉपिक है उस पर पकड़ है, तो आप शो करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इसमें फंस जाऊंगा और आप नहीं तैयार कर पाए, तो फिर आप उससे अवॉइड करें। ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें, जो चीजें आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं उनको अवॉइड कर दें। ये आपके एमफिल और पीएचडी के संदर्भ में है। अब अपन बात करते हैं जो मुझे इसके अलावा जो बातें बताई गई है या जिन पर मुझे बात करनी है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात है। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है कि जिनका कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं हो सकता, ऐसे जो क्वेश्चन है उनको हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कहते हैं। उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से उत्तर सोच सकता है, लेकिन अब उत्तर सोचे कैसे ताकि सामने वाला संतुष्ट हो सके। तो हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देने का कुछ तरीका होता है। अगर हमने उन चीजों को फॉलो कर लिया तो हम वो उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और वो जो उत्तर देने का तरीका है उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ मानवीय मूल्य हैं, कुछ सर्वमान्य और सार्वभौमिक मूल्य हैं। वो सर्वमान्य और सार्वभौमिक जो मूल्य हैं वो किसी भी चीज का आधार तय करते हैं, वो उचित और अनुचित तय करते हैं। अगर हमने उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर दिया
तो आपका हाइपोथेटिकल उत्तर भी कभी गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले हमें मानवाधिकार को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा, क्योंकि हम मानव की बात कर रहे हैं और फिर सोशलॉजी जैसा संवेदनशील विषय है, उसमें तो ह्यूमन हमेशा सेंटर पॉइंट पे रहेगा, तो मानवाधिकार का ध्यान रखना है। दूसरा, अब चूंकि मानवाधिकार की पूर्ति तभी होगी जब डेमोक्रेसी होगी, बिना डेमोक्रेसी मानवाधिकार की पूर्ति नहीं हो सकती। तो दूसरा, हमें हमेशा हमारी बातों में डेमोक्रेटिक रहना है। पहली बात, हम कोई भी बात रखें उसमें हमारी बातों से कभी भी किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन, अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम अपना विचार रखें। दूसरा, हमारे विचारों से कभी भी डेमोक्रेसी की अवहेलना, उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार रखें। उसके बाद फिर बात करें हम लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, फिर हम बात करें समानता की, फिर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की, उसके अलावा एनवायरमेंट सेंसिटिविटी, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी समस्या है, पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है एनवायरमेंट सेंसिटिविटी की। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ मूल्य हो सकते हैं जिनको आधार बनाकर हमें अपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना है। कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, वो ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करेगा, वो किसी की लिबर्टी नहीं भंग करेगा, वो किसी की इक्वलिटी भंग नहीं करेगा, वो जेंडर इक्वलिटी भंग नहीं करेगा, वो एनवायरमेंटल इशू जो है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित नहीं करेगा, वो आपके डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी हम किसी भी प्रकार के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे, ये सारे मूल्य आधार रहें, लेकिन वो सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है। हम पत्रकार के तौर पर नहीं, हम वहां एक विषय विशेषज्ञ के तौर पर जा रहे हैं। अब भले ही हमें लग रहा है, लेकिन वहां जब हम बात करेंगे तो वो लोग बैठे हैं, तो वो लोग किसी ना किसी पक्ष के हो सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेना है। हाँ, हम उसमें खामी निकाल सकते हैं कि साहब ये हो सकता है। इस तरह से आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना है। जब मैं अपनी बातचीत खत्म कर दूंगा तो आप लोग मुझसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करेंगे, तो हम उसके संदर्भ में बातचीत भी करेंगे किस तरह से क्या हो सकता है। फिर बात आता है करंट इश्यू की। तो करंट इश्यू में भी वही बात है, जैसे हाइपोथेटिकल है तो हमें करंट इश्यू के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो पहली बात तो करंट इश्यू तैयार करने का एक तरीका होना चाहिए। करंट इश्यू तैयार करने का, अब जैसे करंट इश्यू में भी हमें एक तो अति कहीं नहीं, जैसे अब रूस यूक्रेन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो सेशन चला, तो उसमें पूरा का पूरा ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं था जिससे रूस यूक्रेन या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा नहीं की उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चेंज आ रहा है, एक ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसे ही हमारे सोसाइटी के संदर्भ में भी ऐसे बहुत सारे करंट इश्यू हैं जो पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करती हैं। उन पर हमारा एक स्टैंड होना चाहिए, और स्टैंड के लिए हमें उनका 360 अध्ययन, जैसा कि अभी घनश्याम सर ने बोला भी था कि हमें उनका 360 अध्ययन होना चाहिए। 360 अध्ययन का मतलब सीधा सा है कि जीवन के सभी पहलुओं में उनका क्या प्रभाव होगा, कोई भी घटना हो उसका सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटी, आपकी लाइफ, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी एनवायरनमेंट, आपकी जेंडर इक्वलिटी, इन पर क्या प्रभाव होगा, उसके हिसाब से आपको उस मुद्दे को तैयार करना है। तब आप उस पर बोलने में भी सक्षम सक्षम रहेंगे, और फिर आपको मजा भी आएगा। जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले तो आप तैयार रहोगे, आप पहले से ही रेडी रहोगे कि हाँ, अब आपने कोई भी चीज बोली, जैसे अभी मान लो लेटेस्ट भारत में चल रहा है कि भाई जाति के संदर्भ में बहुत सारी बातें आती हैं आपसे। अभी जैसे अभी चर्चा हो रही थी, मैंने की है कि हाइपोथेटिकल कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि साहब भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी क्या, इस तरह की अगर प्रश्न पूछ ले, तो अब आप इसमें जवाब देने में क्या है कि इसमें सकारात्मकता आनी चाहिए कि सब भारत में जो जाति प्रथा है वो इस तरह की हमारी जो मूल जो भावना है, उसका समाज का जो मूल आधार है, अब उसमें यह है कि हाँ, ये समाप्त तो होना तो शायद भविष्य के गर्भ में है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसमें सुधार अवश्य आएंगे, निश्चित तौर पर सुधार आएंगे। तो इस तरह की बातें आपको रखनी है। और इसके अलावा जो भी कोई भी अगर सोशल इशू है, तो उस पर हमें इन आधारों पर आपको जवाब देना है, करंट इश्यूज पर। अब इसके बाद अगर बात करें हम, तो राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में भी हमें वही सारी चीजें देखनी है कि हिस्ट्री, चूंकि सोशलॉजी और हिस्ट्री दोनों आपस में कनेक्ट हैं, और सारे सोशलॉजी के जो इश्यू हैं उनका जो प्रारंभ है वो हिस्ट्री से है, और आज तक आज जो समस्या है उसकी जड़ इतिहास में है। और अगर
किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो वही बात है ना, जैसे हम बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में कि या तो हमें रिलीफ चाहिए या समस्या का समाधान चाहिए। तो अगर रिलीफ चाहिए तो हम प्रेजेंट में रहकर रिलीफ कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो आपको उसकी जड़ को, उसके कारणों को, रूट कारणों को पहचानना होगा और उनको दूर करना होगा। तो समाज शास्त्र से संबंधित जितने भी इश्यू हैं उनके सबके रूट कारण हिस्ट्री में है। इसलिए जब राजस्थान के संदर्भ में भी आप पढ़ो तो राजस्थान के संदर्भ में भी हिस्ट्री को थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, और उसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है, आप 9th 10th की तक की पुस्तकें पढ़ के भी आप अपने जवाब दे सकते हैं। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के सारे जो जवाब हैं आपको 10वीं तक की कक्षाओं की पुस्तकों में मिल जाएंगे, क्योंकि वहां अवधारणात्मक सवाल ज्यादा होते हैं। फैक्चुअल नॉलेज जो है वो तो आपकी चेक कर ली गई पहले ही। तो इसलिए फैक्चुअल ठीक है कि फैक्ट में हम गलती से अगर नहीं भी आ रहा तो सॉरी बोले, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में सॉरी बोले ये चीज अच्छी नहीं होती। वो बात अलग है कि उस समय नहीं ध्यान आए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अपने विषय के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, उसके हर एंगल को देखें, आप उसको कई तरह से रखने की का प्रयास करें, आपस में बातचीत करेंगे तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि अच्छा मैं ये जवाब दूंगा तो अगला क्रॉस क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर समझकर अगर बातचीत स्वयं से भी बातचीत करेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या हो सकता है। तो इस तरह से आप अवधारणात्मक जो विषय हैं उनको एक लिस्ट बनाकर उनकी तैयारी करें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर आप बात करें तो भारत के संदर्भ में जाति से आ सकता है, धर्म से आ सकता है, भाषा से आ सकता है, क्योंकि आजकल जैसे भाषा का विषय बड़ा चर्चा में है तो उससे है। इसके अलावा आजकल एक वर्ड फोबिया, वर्ड सोशल फोबिया भी हो गया है। कल्चरल हेजेमनी जैसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि भाई कल्चरल हेजेमनी है कि नहीं है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उनका आप जवाब दे सकते हैं, और आप निश्चित तौर पर इंटरव्यू की इस तरह की तैयारी कर सकते हैं कि वहां आपको ऐसा महसूस होगा कि अच्छा अच्छा ये तो मैंने कल ही बातचीत की थी या मैंने कल ही पढ़ा था और वही चीज पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी और आपको सुधार का मौका भी मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही यूजफुल जानकारियां और अनुभव शेयर किया। तो सवाल जवाब अगर आप कोई एक सेशन रख रहे हैं, किसी की कोई क्वेरीज हो, जानकारी लेना हो, कोई सवाल हो तो आप रखें। नमस्ते सर। हाँ पूजा जी। नमस्ते मैडम। सर जैसे सर ने बात की थी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको बुक्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो सर जैसे मैंने तो प्राइवेट किया है तो उसके लिए भी मुझे जानकारी रखनी होगी कि मुझे कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी या क्या है। बिल्कुल जानकारी रखनी होगी, क्योंकि प्राइवेट और रेगुलर में ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट पढ़ते हैं वो किताब नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना तो एग्जाम तो किताब पढ़ के ही देना है, और आप यहाँ तक पहुंचे तो पुस्तकें पढ़ के पहुंचे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को जानकारी आवश्यक है, और साथ में टेक्स्ट बुक की भी जानकारी आवश्यक है। आप नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार जुटा लें, एक दो बार याद करेंगे याद भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आवश्यक, ये बहुत सर बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हम बता नहीं पाए, मैं सोच ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार फेस कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सी पीजी में कौन से विषय पढ़े थे या कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। इसलिए हमें याद करना है और उनको नोट डाउन करके, और बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको। सर फैक्ट बात ये है कि हमने तो 1 वीक सीरीज पढ़ी थी कोई उस बात टाइम नहीं, पे जब कोई हमने बात नहीं। एग्जाम निकाला हाँ था। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, आपको नॉलेज है इसलिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी आपने सर। उस समय कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आज आप योग्य हैं और आज आपको नॉलेज है इसलिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि केवल वो जब पूछे तो हमारे पास जवाब हो, है ना। तो हमारे पास जवाब होने के वन लिए हमें वीक का बिल्कुल जवाब हमें नहीं वहां, देना है, अपने हाँ हमें पुस्तक वहां की ही नहीं कह सूची सकते। बनाएं और वो याद करें। और एक चीज और याद करें कि आप उस समय क्या पढ़ रहे थे। आज तो सेमेस्टर हाँ प्रणाली लागू हो रही है,
हो सकता है हाँ, नहीं, डिफरेंट हो, बिल्कुल। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप कि आप दोनों याद रखें। यस सर। हाँ, बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है कि आप क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद अब वर्तमान वाली भी जैसे बात करें। हाँ, आपने एक पूजा जी, आप ये उत्तर पूरा हो गया वैसे। एक चीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात आपने जगराम जी रखी थी उसमें, तो मैं उससे ध्यान नहीं दे पाया था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, उसका जो बाइफरकेशन है वो कैसे है, उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें जो मदर टंग वाली जो बात है, भाषा वाली जो बात है, उस पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो उसका भी आपको अध्ययन करना है और उस पर भी आपको ध्यान देना है। और यस, कोई कोई प्रश्न और हो? सवाल है तो रखें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये पूछना था कि जैसे मेरी बीएससी हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, कभी ठीक है। सोशियोलॉजी से किया है मैंने, तो जो हम्म। बीएससी वाले बुक्स हैं उनको ध्यान में रखने हैं। हाँ, तो बीएससी के बाद में आपने सोशियोलॉजी से एमए किया, है ना? तो आपके एक प्रश्न तो ये आएगा, पहला प्रश्न तो आपका, जैसे बीएससी से सोशियोलॉजी, तो आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछेंगे कि भाई आपने अपना विषय छोड़ दिया और उसके बाद आप सोशियोलॉजी में चले गए, ऐसा क्यों? हम्म। तो एक तो आप इसका जवाब पहले से तय करके रखें कि आप साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम में आए और उसमें भी आपने सोशियोलॉजी का अध्ययन किया। तो उसका एक जवाब आप, परफेक्ट जवाब आप सोच के रखें, पहला तो ये। दूसरा, आपको सोशियोलॉजी की किताबें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है। सर उसका आंसर जैसे क्या हो सकता है सर, जैसे हाँ, साइंस। उसका उसका आंसर देखो, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि आपकी खुद की वास्तव में क्या आपका कारण था। पहला तो ये कि आपका स्वयं का कारण क्या है। बताऊं सर? हाँ, बताओ क्या ये कारण आपने था, आपने क्या चेंज, क्यों चेंज किया। सर क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उसके बाद मैं रेगुलर नहीं कर पाई, और साइंस जो था वो 10th में डिसाइड हो जाता जो कि पेरेंट्स के डिसीजन के बेस पे ऊपर था, और मुझे इतना अवेयर नहीं था कि मुझे किस सब्जेक्ट में क्या अच्छा, इंटरेस्ट है, और उसमें इतना ठीक है। परफॉर्म भी नहीं कर पाई, उसमें मैं अपना एवरेज परफॉर्म कर पाई। ठीक है, फिर एक तो ये है। दूसरा दूसरा आप ये, मैं ये एक निजी जानकारी है कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड है? अनमेरिड। अनमैरिड हो तो उसमें दोनों चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि सर, पहला कि उस प्रारंभ में मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था इसलिए मैंने साइंस लिया, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां थी वो इस प्रकार की परिस्थितियां हुई कि मैं साइंस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और मुझे समय कम मिल पाया, इसलिए मैं बहुत अच्छे से उसको कवर नहीं कर पाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जो परिणाम है वो मेरी अपेक्षा अनुरूप नहीं रहे। और जब मेरे परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं रहे, इसी दौरान मैंने कहीं ना कहीं इधर कुछ और पुस्तकें पढ़ने का प्रयास किया, या जब भी मैं कोई सोशल इश्यू पर बातचीत करती, या मैं टीवी देखती या न्यूज़ देखती या न्यूज़पेपर पढ़ती, तो मुझे सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट आता था। मुझे लगता था कि हाँ, मुझे एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती थी। और इसीलिए वो, चूंकि मैं उनमें पूरा, मेरे पास उपयुक्त परिस्थितियां नहीं थी इसलिए मैं पूरा समय नहीं दे पाई। दूसरी ओर मैंने इसी दौरान देख लिया कि मुझे, मेरी जो रुचि है वो समाज शास्त्र की ओर ज्यादा है, समाज से जुड़े हुए विषयों में मेरी रुचि ज्यादा है। इसलिए बाद में मैंने तय किया कि मुझे समाज शास्त्र में पीजी करना चाहिए, और उसी का परिणाम है कि मेरे समाज शास्त्र में जो परिणाम है वो बेहतर है, और इसी कारण मैं आज साक्षात्कार के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई। यानी कि मेरा वास्तविक जो नेचर था, मेरी जो वास्तविक योग्यता थी, वो इस दिशा में ज्यादा थी, जो मुझे पहचान में आई, और इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। दो एस्पेक्ट हो गए। पहला वास्तविक कारण तो है ही, उसको पॉजिटिव रूप देने के लिए आप वास्तव में इससे जुड़े हैं, तो फिर इसका प्रॉफिट क्यों उठा रहे हो, ये भी तो बताना है ना अपने को। हमारी रुचि कैसे हुई, किन कारणों से हुई, तो ये दोनों चीजें आपको बतानी। ठीक है, और कोई सवाल किसी का भी हो तो आप पूछें। सर सर मैं शिव नारायण, वर्तमान में यस यस, सीआईएसएफ नमी में सर। कार्यरत हूँ सर। कोलकाता पोस्टिंग है सर मेरा। तो शिवनारायण सर, जी, एक बार जी दोबारा सर। से रिपीट करेंगे? सर मैं शिव नारायण, वर्तमान में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कोलकाता पोस्टिंग है ठीक है। सर मेरा। ठीक है। तो सर अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए गागर जी, में सागर हो जाए, मतलब कि समय मुझे कम मिल पाता है, तो उसके लिए सर मुझे क्या स्टडी करना चाहिए कि मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को और ज्यादा डीपली बेहतर कर सकूं।
इस देखो, संदर्भ में एक मिनट जगराम जी, यस शिवनारायण जी, पहली बात तो यह है कि आपके एक तो सीआईएसएफ जो है, आप एक तरह से अर्धसैनिक बल से और इधर आ रहे हैं, तो एक तो इससे जुड़े हुए सवाल आप अवश्य तैयार करें। जी सर। सीआईएसएफ से यहाँ क्यों आ रहे हैं, पहला तो ये सीआईएसएफ के बारे में सवाल ये, और उसके बाद फिर जो आप गागर में सागर वाली बात है, तो आप जगराम जी से जुड़े रहे समय समय पे, और जगराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, और ये आपको बता देंगे कि कौन किस प्रकार आप गागर में सागर के द्वारा और कम समय में अच्छे से अवधारणात्मक तैयारी कर सकते हैं। सर थैंक यू। ठीक है शिवनारायण जी, एक तो डिक्शनरी तैयार करें सोशियोलॉजी की, हिंदी मीडियम सर से और इंग्लिश मीडियम से। हिंदी मीडियम सर। तो राउर पब्लिकेशन की मिल जाएगी आपको, उसमें सारी मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ठीक से तैयार करो, डिस्कशन करते रहो। और दूसरा जो है, बहुत आपने पढ़ा क्या है, कौन सी बुक, गाइड पढ़ी है, बुक पढ़ी है, क्या पढ़ा है आप? मैंने सर एक तो ये अपने अभी तो एस एल दोषी सर की बुक्स पढ़ी थी सर। हम्म, और ये अभी तो सर मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बेसिक चीजें पढ़नी है तो गुप्ता शर्मा की बुक सर आती है समाजशास्त्र नाम से, उसमें सारी चीजें आती हैं। बहुत मोटी भी आती है, एक सामान्य भी आती है साहित्य पब्लिकेशन की, वो पढ़ लो। सर स्पेसिफिकेशन के लिए तो जो है हम डिस्कस करते ही रहते हैं, वो एक बड़ा सर डेप्थ नॉलेज हो जाएगा आपको, सर उसको बार बार पढ़ो और ये सेशन ज्वाइन करते रहो, इसमें डिस्कशन भी होता रहेगा और इसमें सर। पार्टिसिपेट होने की कोशिश किया करो। यस, कोई और जी जी सवाल है? यस नमिता जी। अ, सर एक आजकल अभी जो पूछा जा रहा है रिसेंट में, आपने बुक कौन सी पढ़ी है या आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, इस बारे इसमें में थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है कि आपके हॉबी से रिलेटेड है, तो अगर जी आपकी वास्तव में रुचि है और पुस्तकें पढ़ने की रुचि रखते हो, तो आप जी बिल्कुल जो बुक आपने पढ़ी है उसी के बारे में बात करें। हमें जबरदस्ती नहीं कि नहीं मैंने ये बुक पढ़ी है या मुझे ये बुक पढ़ना पसंद है। भी हम अपने सिलेबस की जो पुस्तकें वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके बारे में तो हमें जवाब देना है, लेकिन सिलेबस से बाहर की अगर पुस्तक की बात आए, तो अगर आप सच में ही पढ़ते हैं तो आप नाम लें, और जो आपने पढ़ी है उसी का नाम लें, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप कतई नाम लें। सर, पढ़ना बहुत बहुत पसंद रहा और खूब पढ़ा है, लेकिन वहां जवाब देने हाँ। के हिसाब से मतलब पहले जगराम सर से भी इस रेफरेंस में बात हुई थी कि अच्छा साहित्य हम्म, पढ़ने का बहुत शौक रहा, हिंदी भी खूब पढ़ा, इंग्लिश में भी खूब पढ़ा, पर अब ठीक वो है। फाइनल आंसर देने के लिए मुझे बड़ी वो हो रहा है, डायलेमा है कि नहीं क्या फाइनल जवाब नहीं दूं। नहीं, अगर आपको पढ़ने की रुचि है और आपने पढ़ी है, तो आप बिल्कुल हाँ कीजिए कि मैंने पढ़ी है। मैंने कौन सी, आप फिर वो पूछेंगे कौन सी बुक, तो जो आपने पढ़ी है उसी का नाम लीजिए कि वो बुक पढ़ी है। वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा अभी रिसेंट, तो आप कह सकते हैं कि अभी मुझे समय नहीं मिला, इसलिए ये मेरी रुचि ये है और बोल मैं सकते हैं ना, भविष्य में बनी रहेगी। ये बोल सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते भाई, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, मैंने, आप बता सकते हो उनको कि मैंने ये बुक पढ़ी, ये बुक पढ़ी। अब वर्तमान में अभी मैं रिसेंट में मेरे किसी भी कारण से मैं इतना समय नहीं निकाल पर पा रही हूँ सीधा कि सीधा मैं पिछले इसको चार साल कंटिन्यू। से पढ़ रही हूँ, पिछले 4 साल से पढ़ रही हूँ, तो फैमिली के और जॉब की हाँ जिम्मेदारियों के साथ में हाँ मेरे पास इतना समय नहीं बिल्कुल। रहता कि मैं आगे और कुछ हाँ पढ़ सकूं। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं इसमें, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा कि आपने जो पढ़ा उसके बारे में हाँ बताएं, और वही बताएं, लेकिन जो आपने पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। जी। और कोई सवाल हो किसी का? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं विनोद कुमारी। सर मैंने जी 2001 में ट्वेल्थ किया था। देन उसके बाद में ठीक है। 2011 में मेरा यूजी कंप्लीट हुआ, 10 ईयर का गया। 2011। जी सर। फिर 13 में बीएड एंड 15 में पीजी कंप्लीट कर लिया। फिर 13 सर, और ठीक है। जी, फिर ऑल्सो सर 2019 में मैंने नेट कंप्लीट किया। ठीक है। और इस दौरान सर मैंने फर्स्ट बीएड की तैयारी करी थी, जिसमें मैं रिजर्व लिस्ट में रही थी 2018 वाले में, स्कूल ठीक है। एजुकेशन में। और फिर सर 2020
2013 में मैंने ये एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और पिछली बार भी सर मैं रिजर्व लिस्ट में थी। ठीक है। 2022 से सर मैं विद्या संबल योजना है हायर एजुकेशन की, जिसमें मैं कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा रही हूँ सर। जी जी जी। तो सर मेरा एक लंबा गैप है हर चीज के पीछे, हाँ तो हाँ उसका हाँ मैं एक बिल्कुल। पॉजिटिव आंसर कैसे तैयार करूँ सर? हाँ, इसमें देखो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इस जो लंबा गैप है ना, तो इसमें जी हम सर। सभी को तो ऐसा कर नहीं सकते कि ये कारण था। इसका एक सबसे अच्छा कारण ये हो सकता है कि पहला आपने 2001 में क्या किया, 10th 12th। 12th किया, और उसके बाद 10 साल का गैप हो गया। तो मुझे लगता जी है कि सर। इस दौरान हो सकता है कि आपकी शादी वगैरह हो गई होगी, जी जी जी, ये है ये ना। रीजन। तो जी आप तो इसमें कुछ नहीं करना, आप तो सीधे जी सीधे बात करनी है कि सर मैं जी पढ़ने का, मेरा प्रारंभ से ही मेरी रुचि थी, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी जो परिस्थितियां थी वो पढ़ने के अनुकूल नहीं थी, इसलिए मैंने टुकड़ों में पढ़ाई की। मैंने मुझे जी जब सर। भी मौका मिला मुझे जब भी मौका मिला तभी मैंने पढ़ने का प्रयास किया, और उसका परिणाम ये रहा कि मैं 10 साल बाद मैं ग्रेजुएशन कर पाई। उसके बाद फिर मैं बीएड करती हूँ, फिर मैंने पीजी किया। उसके बाद में मुझे समय मिलता गया और मैंने अपनी योग्यताओं का पूर्ण दोहन करने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि मैं साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई। जी इसमें कोई कुछ नहीं कहना है, जी इस प्रकार का एकदम सीधा सा वो करना जवाब है ना। जी 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 सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर जी मेरी जी। पीएचडी सर 2002 की है। वेरी गुड, पीएचडी 2002 की है। जी। हाँ एंड तो नाउ आई विल बी देयर फॉर द इंटरव्यू। लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं रिजर्व हाँ लिस्ट में रही थी, एक नंबर से, मतलब एक सीट से रही हाँ रही थी मैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम गैप होगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए। नहीं, लेकिन इस दौरान आप कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ तो सर कर ही रहे बिल्कुल हैं। मैंने किया। मैंने हाँ बस, बात फिर वही है कि देखो, उस वक्त पीएचडी करने के बाद जी। हाँ एक चीज है, एक और है कि महिलाओं के पास से जो गैप वाला जो है, उसमें एक आपके पास एज है। एज ये है कि महिलाओं की जिम्मेदारियां हम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है। उनको सर वही केवल एक ओनली रीजन वही होता है हमारे साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल, तो वही रीजन रखना भी है कि देख, आपको इसको पॉजिटिव बनाना है कि मेरे पढ़ने की जो क्षमता है या मेरे पढ़ने की जो जिजीविसा है वो इतनी मजबूत थी कि मैं आज भी उसके लिए प्रयासरत हूँ। जी। मैंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, मैंने लक्ष्य तय किया था, इसलिए मैंने 2002 में पीएचडी की थी कि मुझे कॉलेज एजुकेशन में जाना है, इसलिए ऑब्वियसली। मैंने पीएचडी की थी। लेकिन इस दौरान मेरी जो परिस्थितियां हुई, मेरा परिवार में ऐसी उलझ गई, परिवार में बहुत सारे मेरे दायित्व थे, साथ में मैं उसी दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गई। तो मैंने अपने विभागीय दायित्व और अपने परिवार के दायित्व दोनों में सामंजस्य बना के चलती गई, लेकिन अब मेरा गवर्नमेंट हाँ हाँ जी गवर्नमेंट जी, जॉब भी अभी साल भर पुराना ही है, मेरा प्रोबेशन चल रहा है। कोई बात नहीं, तो उसमें भी आप ये कहोगे, उसमें भी कहोगे कि मेरे पारिवारिक दायित्व ऐसे थे कि मैं बीच में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे, पारिवारिक दायित्वों के कारण है, आप तो ये कहोगे। लेकिन स्पेशली जैसे ही मुझे कंपटीशन थोड़ा, पे, स्पेशली कंपटीशन पे। हाँ हाँ वही वही वही, हाँ हाँ वही कहेंगे, जैसे ही मुझे समय मिला और जैसे ही मैं, मेरे जो दायित्व थे या जो मेरी परिस्थितियां थी वो अनुकूल हुई, मैंने दोबारा से एफर्ट शुरू किया, और एफर्ट शुरू किया, उसका परिणाम मैं पिछले साल इस गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गई। और अब देखो मेरा रिजल्ट ये है। यानी कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मेरी जो योग्यता है या मेरी जो एफिशिएंसी वो पॉजिटिव वर्क करती है। मुझ में योग्यता है, बस मौके की तलाश है, हमें पॉजिटिव लेके जाना है उसको भी। जी सर, थैंक यू सो मच। जी यस, कोई और सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार। सर अदर स्टेट वालों को किस चीज पे फोकस करना चाहिए सर? राजस्थान हाँ हाँ के के बारे में बिल्कुल ही सर बिल्कुल, ज्यादा, हाँ हाँ या देखिए, सर सब्जेक्ट पे? मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तीनों चीजें हैं। पहले तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि आप अदर स्टेट के हैं। उससे केवल इतना है कि आप, क्योंकि अगर हमारे माइंड में ये चीज होती है तो हम पहले से ये एक नेगेटिविटी लेके चलते हैं। आपका इंटरव्यू भी वैसा ही होगा जैसा बाकी विद्यार्थियों का होगा, आपसे कुछ अलग से कुछ नहीं होगा, कोई भी अलग से नहीं होगा कि भाई आपको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा या आपसे अलग बात की जाएगी। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब आपका बायोडाटा जाएगा तब उनके दिमाग में आएगा, तो उस समय आपको दो चीजें हैं। राजस्थान वालों को केवल राजस्थान पे फोकस करना है,
आपको उसके साथ साथ, राजस्थान के साथ साथ अपने वाले एरिया पर भी फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो राजस्थान में आप राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से है आप वैसे? उत्तर प्रदेश से सर। कहाँ से है? यूपी से सर, यूपी। यूपी से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर का स्टेट है, तो आपको एक तो हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा बहुत राजस्थान की ज्योग्राफी और विशेष तौर पर आपका जो यूपी वाला बॉर्डर है, Yes. वहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक जो समस्याएं होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए और उनका एक आपके पास अब विजन होना चाहिए। तीसरा, राजस्थान की थोड़ी कला और संस्कृति की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सोशल जो स्ट्रक्चर है, चूंकि सोशलॉजी का है, तो राजस्थान के सोशल स्ट्रक्चर को भी आपको पढ़ना होगा, के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप मान के चलें कि आप सभी प्रतिभागियों जैसे ही आप पार्टिसिपेट करेंगे और उसी प्रकार से आपको मेहनत करनी है। सर वो पिछली बार सर इंटरव्यू में था सर, वो वहाँ सर उसमें हमें मतलब सर राजस्थान से स्पेशली ही पूछे गए थे क्वेश्चन सर। तो सर बिल्कुल 22 में बिल्कुल, मैंने कोई इंटरव्यू था सर। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तैयार होके आई हैं, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट से राजस्थान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी अभी आपको घनश्याम सर ने बताया था कि ये एक ईगो होता है, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या होता है कि सामना, मान लो मैं ही यहाँ पर बैठा हूं, तो मेरा जो ईगो है वो ये चाहेगा कि आप में से मेरे से ऐसा कोई सवाल पूछे जिसका जवाब मैं देने में संतुष्ट रहूं, क्योंकि मैं इस चेयर की इस तरफ बैठा हूं। और मेरा ईगो ये कहेगा कि मैं सामने वाले से ऐसा प्रश्न पूछूं कि वो फंस जाए। तो अब उनको पता है कि आप आउट ऑफ राजस्थान है, तो आपको राजस्थान की बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन राजस्थान का जो व्यक्ति है उसको जानकारी है। इसलिए वो निश्चित तौर पर आपसे राजस्थान से सवाल पूछेंगे। इसलिए आपको ओके सर, राजस्थान 8 नंबर सर के मिले थे राजस्थान पिछली के बार बारे सर, में 8 नंबर पढ़ना है। मिले थे। और आपको यस मैं सर। बता देता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आप तो छठी से लेकर 10वीं तक की राजस्थान की छोटी छोटी किताबें आती हैं, वो पढ़ लेना बस, उनसे काम चल जाएगा आपका। मोटी मोटी ठीक है। जानकारी ले लो। और सब कुछ आना संभव नहीं है, सर ने बताया जैसे। तो आप उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लो, और आजकल दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, और सारा नॉलेज मिल जाएगा, चाहे आप देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो आप जानकारी लें। और कोई सवाल है तो पूछे। थैंक यू सर, थैंक। ओके। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारियां आपने शेयर की हैं। अ, बहुत नमस्ते बहुत सर। धन्यवाद आपने। हाँ, नमस्ते सर मैं हनुमानगढ़ से हूँ। जी। 2003 में मैंने एमए कंप्लीट की थी, ठीक है। और अभी 22 फरवरी को मेरा रिजल्ट आया था नेट का। मेरी नेट क्लियर अभी हुई है 2025 में। ठीक है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने फर्स्ट टाइम ही पेपर दिया है। जी। तो मेरा गैप काफी लंबा हो गया। ये तो वैसे मैं जॉब में भी हूँ। अच्छा, जॉब में कब से आप? 2008 की मेरी पोस्टिंग है, टीचर की पोस्ट पे हूँ मैं। ठीक है। तो मेरे जैसे फर्स्ट पे भी है ना मेरा बेटा, उसका हम्म। 2004 का बर्थ है, और हाँ। उसके बाय बर्थ सेरिब्रल पॉल्सी है। ठीक है। तो अब जैसे उसने 12th की है, तो मैं हम्म। मेरा यही रीजन बताना चाहती हूँ। मेरा रीजन भी यही था, मैं आगे नहीं बढ़ पाई। कोई तो कोई उसका दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इसी इसी कारण के साथ जाएं, कोई समस्या नहीं है ना। आपका पॉजिटिव है ये तो। ये चीजें आप लोग जिनको आप नेगेटिव समझ रहे हैं, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आपकी जो इच्छा शक्ति है इतनी मजबूत है कि इतने सारे हर्डल्स आने के बाद भी आप नेट क्वालिफाई करते हैं, आप कॉलेज एजुकेशन का टेस्ट पास करते हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों से भी हुआ है जिनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जिनके पास अब जो अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि आप उस दौर के स्टूडेंट हैं। उसके बावजूद आपने अगर अपना ये जो संघर्ष दिखाए, तो आपकी पॉजिटिविटी को शो करता है। ये सकारात्मक बिंदु है, इसको आप नकारात्मक नहीं माने कतई, ठीक है सर। हाँ, है ना। और आप नकारात्मक इसको तो नहीं है बिल्कुल, सर, बिल्कुल भी हाँ ये नकारात्मक पॉजिटिव, नहीं है। हम्म। हाँ ये पॉजिटिव है। आप ये बिल्कुल साफ कहें कि मेरी पारिवारिक पत्नी है और मेरी जो डिपार्टमेंट की जो लाइबिलिटीज है, उनको मैं निभाने में इतनी व्यस्त हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। और अब मैं, पर लक्ष्य मेरा मैंने कभी भूला नहीं, और उसी का परिणाम है कि आज मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ और आज ये हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। जी।
यस। तो लगभग अधिकतर सवाल आपके कवर हुए और आज का जो सेशन रहा बहुत ही वैल्यूएबल। और डॉक्टर अशोक सिंह जी और घनश्याम जी का बहुत बहुत आभार। एक छोटे से निवेदन पर आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला और समाज शास्त्र के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। हम लोग एक मॉक इंटरव्यू आयोजित करेंगे सर, तो एक बार पुनः आपको उस जी मॉक इंटरव्यू में आपको हम आमंत्रित करेंगे और समय लेंगे। उसका डेट और टाइम हम बहुत बिल्कुल जल्दी 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे। संभव है हम रविवार को या फिर नेक्स्ट सप्ताह में हम रखेंगे। और आपको इन्फॉर्म भी करना चाहेंगे कि हम लोग एक ऑफलाइन कार्यशाला 2 या 3 दिन की रखने का प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने लगभग मना कर दिया है, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हाँ किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवा देगा। विषय ठीक विशेषज्ञ है। और आरपीएससी के पूर्व मेंबर हम उपलब्ध करवाएंगे, वो स्थान उपलब्ध करवाएंगे। ये बात हो गई है। तो आज पार्टिसिपेंट थोड़े कम हुए हैं, ये थोड़ा सा निराशाजनक है। कम से नहीं कम नहीं, ये 50 होने निराशाजनक नहीं है। चाहिए। ये जितने भी हैं उनमें से अगर रिजल्ट आएंगे और जब बेहतर रिजल्ट आएंगे तो ये हाँ अपने लिए आशाजनक हाँ, होंगे। इतना है कि ये 18 लोग हैं, हाँ ये बहुत ही समय हाँ निकाला है, तो निश्चित रूप से बड़े जुझारू और जिज्ञासु हैं, तो लाभ हाँ, मिलेगा। ऐसा बिल्कुल हमने बिल्कुल पिछले आपको। साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, काफी सारे लोगों को लाभ मिला, बड़ा अच्छा जुड़ाव भी होता है। और सर हम बिल्कुल आपको आपके फिर से याद सकारात्मक करेंगे। प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपने हमें आमंत्रित किया, और जब भी आप कहोगे हम बिल्कुल आपको जो भी सहयोग होगा अवश्य करेंगे। श्योर सर, श्योर। सर, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपसे मिली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत कम थैंक यू समय में थैंक आपने यू। बहुत अच्छी बातें हम सबको कही, और मुझे लगता है सभी साथी मेरी बात से सहमत होंगे। थैंक यू बिल्कुल सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो मच बिल्कुल। सर। ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग आपका जो है मॉक इंटरव्यू भी रखेंगे और आपके सवाल जवाब भी हम रखेंगे। तो आज के जो सेशन रहा उससे काफी लाभ मिला आपको। अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए एक टारगेट दे रहा हूं आपको, वो नोट कर लें। क्लासिकल सोशल थिंकर्स, क्लासिकल सोशल थिंकर्स, अगस्त कामटे से लेकर, अगस्त कामटे से लेकर हम लोग लिख लो एक एक का नाम। अगस्त कामटे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फर्ड परेटो, विल्फर्ड परेटो,